अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने इन्वेंट्री वेरिएशन में पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था ना, यंग वीमेन कंपनी का। इसके बाद फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करने दिया था, जिसके दोनों के सॉल्यूशंस आपके पास है। और यहाँ पे देखें, ये सॉल्यूशंस मौजूद है। इलेक्ट्रो का मैंने आपको भेजा था कि यहाँ पर हम क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे और पूरे साल की इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, और साल के एंड में जो यूनिट सेल हो गए हैं वो लेस करके एंडिंग यूनिट्स निकाल के फिर एंडिंग यूनिट्स की कॉस्टिंग करेंगे। ये चीज ना हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करनी है, लेकिन 2 में ना एक चेंज है, वो अभी हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पेरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना होता है। तो हम क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहे हैं अभी। सही। और ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें नीचे हमें जो डाटा दिया हुआ है ना, इसमें बिगनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में बिगनिंग इन्वेंट्री शुरू में यहाँ लिख के दे दी थी, यहाँ बिगनिंग इन्वेंट्री नीचे इन्होंने हमें मेंशन की है। तो हम शुरू करते हैं इसको, लेकिन पहले जो है वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्या मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि फॉलोइंग डाटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अली कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2001। इट यूजेस द पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। और पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब आपको मालूम है कि आप इन्वेंट्री कितने की रह गई है, मतलब एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर क्या रही, ये आप एट द एंड ऑफ द ईयर मालूम करते हैं। साल के दौरान कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेसेबल नहीं होती। तो इसमें इन्होंने ये परचेज बताई है कि किस किस डेट को क्या क्या कितने कितने यूनिट्स हमने परचेज किए। और बिगनिंग इन्वेंट्री के बारे में ये नीचे हमें बता रहे हैं कि इन्वेंट्री एट Jan 1 2001 वाज 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2.75 पर यूनिट। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें बिगनिंग इन्वेंट्री ही लिखते हैं। तो बिगनिंग इन्वेंट्री लिखने के लिए डेट डालेंगे हम, क्या डेट आएगी 2001, और Jan 1 डेट आ जाएगी इसकी। और इसमें आप बिगिनिंग यूनिट्स लिखेंगे, यानी आप पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि आप बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है वो मेंशन कर रहे हैं। और इसमें कितने यूनिट्स हैं हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री के, 300। ये 300 इन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए। 300 यूनिट्स लिखकर इसकी यूनिट कॉस्ट लिखेंगे 2.75। फिर इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो हमें जो है बिगिनिंग इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट मालूम चल जाएगी। इसके बाद सारी इन्वेंट्रीज हमें लिखनी है। जैसे यहाँ इन्होंने Jan 5 की हमें इन्वेंट्री बताई हुई है, तो हम यहाँ पे Jan 5 लिखकर यहाँ लिखेंगे कि भाई ये परचेजेस हैं, परचेजेस, और कितने यूनिट्स हैं ये 500, और एक यूनिट कितने का है 3.00। फिर इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में। इसके बाद हमारे पास March 10 को इन्होंने यूनिट्स परचेज किए हैं, तो March 10 को परचेजेस दोबारा आ गई। ये सारी अब आगे परचेजेस ही आएंगी, तो हम इनको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं कि भाई ये परचेजेस ही होंगी सारी, तो डेट चेंज होंगी इनकी और यूनिट्स। तो 600 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं, और 3.50 का एक यूनिट है। इसके बाद July 15 को हमने यूनिट्स परचेज किए हैं, कितने, 700 यूनिट्स परचेज किए हैं, और 3.75 का एक यूनिट है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने September 4 को यूनिट्स परचेज किए हैं, कितने, 1000 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं, और एक यूनिट 4.00 रुपीज का है। उसके बाद October 5 को हमने यूनिट्स परचेज किए हैं, कितने परचेज किए हमने यूनिट्स, 500 यूनिट्स परचेज किए हैं, और एक यूनिट कितने का है 4.25 का। फिर इसके बाद हमने जो है वो December 20 को यूनिट्स परचेज किए हैं, और वो कितने यूनिट्स परचेज किए हमने 400, और एक यूनिट कितने का है हमारे पास 4.50 का। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, कि टोटल देखें 6 परचेज हो गई और एक बिगिनिंग इन्वेंट्री हो गई, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, तो सबकी टोटल कॉस्ट हमारे सामने आ जाएगी। सही, आखिरी वाले की भी। अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि आपको 2 कॉलम टोटल करने हैं। तो यूनिट्स टोटल करने के हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने थे पूरे साल बेचने के लिए, तो पूरे साल हमारे पास सेल करने के लिए 4000 यूनिट्स थे। और इनकी कॉस्ट को भी हम सम कर लेंगे कि भाई इनकी कॉस्ट कितनी थी, 14,975। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अवेलेबल फॉर सेल। ये तो आपको यहां तक तो चीजें सारी पता थी।
अब इसमें एक चेंज क्या आ रहा है, चेंज ये आ रहा है कि यहां पर ना इन्होंने नीचे हमें ये नहीं बताया कि कितने यूनिट हमने सेल किए, जबकि पिछले क्वेश्चन में ना इन्होंने हमें बताया था कि हमने 2950 यूनिट सेल किए। तो हमने क्या किया था फिर, ये देखें, मोटोन वाले के अंदर हमने यूनिट सोल्ड को लेस कर दिया था और एंडिंग यूनिट्स निकाल लिए थे। अब यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन में जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि द इन्वेंट्री एट December 31, 2001 वाज 1150 यूनिट्स। मतलब ये जो हमें दे रहा है ना एंड में, ये हमें यूनिट सोल्ड नहीं दे रहा बल्कि एंडिंग यूनिट्स दे रहा है जो बच गए। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंडिंग यूनिट्स को लेस कर लेंगे। एंडिंग यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, एंडिंग यूनिट्स है हमारे पास 1150। तो इनको लेस करने के बाद जो हमारे पास यूनिट्स बचेंगे ना, वो हमारे कहलाएंगे यूनिट सोल्ड। मतलब क्या समझ में आया आपको, मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने हमें यूनिट सोल्ड नहीं दी, एंडिंग यूनिट्स दिए। तो देखिए टोटल यूनिट्स में से आप पहले यूनिट सोल्ड लेस करते तो एंडिंग यूनिट्स निकलते थे, अब आपने यूनिट्स एंडिंग लेस किए तो आपके पास यूनिट सोल्ड निकल गए। तो इन दोनों तरीकों से काम हो सकता है हमारे क्वांटिटी शेड्यूल में, वो आपको एंडिंग यूनिट्स भी दे सकता है, यूनिट सोल्ड भी दे सकता है। लेकिन पेरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में आपको मालूम है कॉस्टिंग हमें करनी ही किसकी होती है, एंडिंग यूनिट्स की पहले करनी होती है। तो अब इसने रिक्वायर्ड में देखें हमसे क्या बोला है कि लाइफो, फाइफो, फाइफो, लाइफो और वेटेड एवरेज तीनों के तहत आपको एंडिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक और चीज ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर लो। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करने के लिए सेल्स का अमाउंट चाहिए, और सेल्स के अमाउंट के लिए सेलिंग प्राइस चाहिए। तो देखिए यहाँ इन्होंने सेलिंग प्राइस मेंशन की हुई है पिछले क्वेश्चन में, चाहे ये वाला क्वेश्चन आपने किया हो यंग वेमन वाला, या जो आगे मैंने आपको जो ये मोर्टोन इलेक्ट्रो वाला क्वेश्चन है, इसमें भी इन्होंने सेलिंग प्राइस नहीं दी। अब क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस मेंशन है तो आप यहाँ पे सेल्स भी निकाल सकते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, वो हम आगे निकालेंगे। लेकिन अभी क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद, अभी हमारा क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट हो गया है, अब हम कॉस्टिंग कर सकते हैं इन 1150 यूनिट्स की। मतलब हमारे पास 1150 यूनिट बच गए। तो पहले हम कॉस्टिंग करेंगे किसकी मदद से, फाइफो की मदद से। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की मदद से एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में होता क्या है कि स्टार्ट वाले यूनिट्स के बारे में हम एज्यूम करते हैं कि वो सेल हो गए, और एंड वाले यूनिट्स के बारे में हम एज्यूम करते हैं कि वो हमारे पास अभी भी रिमेनिंग है। तो 1150 यूनिट्स रिमेनिंग है, तो इसमें से क्या होगा, 400 यूनिट्स ये रिमेनिंग होंगे, 500 यूनिट्स ये रिमेनिंग हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 900। तो हमें टोटल कितने रिमेनिंग करने हैं, 1150। इसमें से 900 तो यही हो गए। तो अभी मजीद हमें 250 यूनिट बचाने हैं, वो हम किस में से बचा लेंगे, इस 1000 में से बचा लेंगे। तो अब हम एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पर बनाएंगे। देखें ये हमने कंप्यूटेशन बनाया फाइफो के जरिए एंडिंग इन्वेंट्री का। तो हम पहले ये बताएंगे कि 250 यूनिट्स कहाँ से बचे हैं, सितंबर 4 वाले में से बचे हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि 250 यूनिट्स फ्रॉम परचेजेज ऑफ September 4 एट द रेट ऑफ रुपीज, अब कितने का है ये, 4 रुपीज का, 4 रुपीज ईच। ये हमारे पास आ गया September 4 वाली इन्वेंट्री जो हमारे पास बची है। टोटल 1150 यूनिट आपको बचाने हैं। अब इसके बाद हमें मजीद कौन से यूनिट बचे, ये 500 पूरे बच गए। हम बोलेंगे 500 यूनिट्स फ्रॉम परचेजेस ऑफ October 5 एट द रेट ऑफ रुपीज, कितने के हो गए ये, एट द रेट ऑफ रुपीज 4.25 ईच। इसके बाद मजीद 400 यूनिट्स एंड वाले बच गए, 400 यूनिट्स फ्रॉम परचेजेस ऑफ December 20 एट द रेट ऑफ रुपीज 4.50 ईच। अब देखिए वेंडिंग इन्वेंट्री मालूम करने के लिए देखें, आप ये देख भी सकते हैं कि हमारे पास हमने कितने बचा लिए, 250 प्लस 500 प्लस 400। देखिए हमने पूरे जो है 1150 यूनिट्स बचा लिए। अब आपको इसकी कॉस्टिंग करनी है। तो आप बोलेंगे 250 यूनिट जो 4 रुपए वाले बचे हैं वो हमारे पास इतने के हो गए, सही है, 1000 के। फिर 500 यूनिट बचे हैं हमारे पास कितने के, 4.25 के। तो ऊपर से भी देख के लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2125। इसके अलावा हमारे पास 400 यूनिट्स बच गए कितने, 4.50 के। तो ये हो गए हमारे पास कितने, 1880। तो अब हम टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हम जो है इनको सम कर लेंगे, तो टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट निकल जाएगी।
ये हमारे पास सम हो गया। तो देखिए टोटल इन्वेंट्री हमारे पास कितने की बच गई, 4925। ये हमारे पास इन्वेंट्री की रिमेनिंग कॉस्ट है, किसके जरिए, फाइफो की मदद से। अब यही चीज अगर हम लाइफो में करें, एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करें, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम ये बोलेंगे कि 1150 यूनिट जो है ना लाइफो में नीचे वाले बिक जाते हैं, मतलब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो यूनिट्स हमने रिसेंट परचेज किए थे वो सेल हो गए। तो 1150 ऊपर से बचाएंगे तो 300 ये बचेंगे, 500 ये बचेंगे, कितने हो गए 800। और आपको 1150 में से 800 शुरू वाले बच गए, तो बकिया मजीद कितने बचाने, 350। तो 350 यूनिट आप इन 600 में से बचा देंगे। तो इसको आप इसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एंडिंग इन्वेंट्री। तो पहले तो हमारे पास यूनिट्स कौन से बच गए, पहले हमारे पास यूनिट बच गए कौन से, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ लेकिन चेंज कर दूंगा इसको। सही, ये देखें आप, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास यूनिट्स बच गए कौन से, इनको हटा लेते हैं सबको जी। बिगिनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स बचे हैं मेरे पास पूरे 300, क्योंकि लाइफो में ऊपर वाले बचते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ऊपर वाले बच गए 300 यूनिट्स फ्रॉम बिगिनिंग इन्वेंट्री एट द रेट ऑफ रुपीज 2.75 ईच। ये हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री के हो गए। फिर मजीद 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स फ्रॉम परचेजेस ऑफ जैन 5 एट द रेट ऑफ रुपीज 3 ईच। ये हमने यूनिट बचा दिए। अब मजीद हमें 350 बचाने हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 350 यूनिट्स फ्रॉम परचेजेस ऑफ March 10 एट द रेट ऑफ रुपीज 3.50 ईच। ये हमारे पास हो गई कहानी ना। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप बोलेंगे 300 यूनिट्स बिगनिंग इन्वेंट्री के 2.75 के बच गए, तो ये पूरे हमारे पास 825 वो ऊपर भी लिखा हुआ है हमारे पास। 500 यूनिट्स बच गए 3 रुपए वाले, तो ये हो गया हमारे पास 500 यूनिट्स बच गए 3 वाले, तो ये हो गया हमारे पास 1500 ऊपर भी लिखा हुआ है। मजीद 350 यूनिट बचाने हैं आपको 3.50, तो ये हो गए हमारे पास कितने, 1225 हमारे पास यूनिट्स हो गए। 350 यूनिट बचाए आपने कितने के, सही है, ओके। अब इनको सम कर लेंगे तो सम हुआ हुआ आ गया हमारे पास ही। तो टोटल इन्वेंट्री हमारे पास लाइफों में बच गई ये वाली। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में ना यही मेन पॉइंट था कि यहाँ पर ना एंडिंग यूनिट्स लेस होंगे, यूनिट सोल्ड लेस नहीं होंगे। चाहे एंडिंग यूनिट लेस करें, यूनिट सोल्ड लेस करें, दूसरी चीज खुद ब खुद मालूम चल जाती है। बहरहाल अब हमें क्या मालूम करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मालूम होती है, ये हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये रही टोटल, मतलब टोटल इन्वेंट्री हमारे पास जो बेचने के लिए अवेलेबल थी वो ये थी। इसमें से ये इन्वेंट्री हमारे पास अभी भी रिमेनिंग है, तो बाकी इन्वेंट्री क्या हो गई, सेल हो गई। तो हम इसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे। हम बोलेंगे कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है वो कितना है, वो हमारे पास ये रहा। इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसमें से हमें लेस करनी है हमारी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट, यानी एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, ये ऊपर लिखी हुई है एंडिंग इन्वेंट्री 4925, ये हम इसमें से लेस कर लेंगे। हम लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आ जाएगा। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ भी मालूम करेंगे आप। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, लेकिन हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सही, अब क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, हम यहाँ पे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लाएंगे। ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया। अब एंडिंग इन्वेंट्री जो हमें यहाँ लेस करनी है ना, उसका अमाउंट ये ऊपर से आएगा 3550 लाइफो वाला। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 11425। यही काम हमें वेटेड एवरेज से भी करना है। वेटेड एवरेज में क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला यूज होता है, पहले रेट निकालते हैं। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, ये हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करके एक रेट निकालेंगे और फिर ये सारे रेट छोड़ देंगे जो हमारे पास पुराने रेट थे। तो हमने देखें 14975 को 4000 डिवाइड किया तो हमारे पास 3.7। अब इसको 4 डिजिट लेने होते हैं इसमें आपको ना, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी
बेहतर हो जाती है। तो हमने 4 डिजिट लिए तो देखें ये रेट हमारा बन गया। अब यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 1150 की इन्वेंट्री बची है ना आपके पास, इसको इसी रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो आपका रेट मौजूद है। अब इस रेट को यहाँ पर भी आप 4 डिजिट दिखाएं इसके, 4 डेसिमल प्लेस पे इसको ले लें आप। अब ये देखें हमारी इन्वेंट्री निकल गई। कैसे निकली, मैंने ये जो आपके पास इन्वेंट्री के यूनिट्स थे इसको मल्टीप्लाई कर लिया इससे ना, आपके वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट से, तो 4305 की इन्वेंट्री आ गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का तरीका वही होगा जो अभी हमने परपेचुअल उसमें लाइफ और फाइफो में किया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मालूम करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 मिनट, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंप्यूटेशन हम कॉपी कर लेते हैं अब। सही, ये हमने कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल देखें आपके पास यही मौजूद है, यहीं से उठा लेते हैं, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। इसमें से आपको एंडिंग इन्वेंट्री लेस करनी है, और एंडिंग इन्वेंट्री आपकी वेटेड एवरेज में जो आ रही है ना वो 4305 आ रही है। इसको लेस करके आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर ली। अब आपका एक और काम यहाँ पर है, और वो काम ये है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब आप क्वेश्चन में जाएंगे और आप देखेंगे सारे यूनिट जो बेचे हैं वो 5.50 पर यूनिट में बेचे हैं। टोटल यूनिट हमने कितने सेल किए, टोटल यूनिट हमने सेल किए हैं 2850। तो आप क्या करेंगे, आप एक सेल्स का कंपटीशन बनाएंगे जो मैं अलग से यहाँ पर बना रहा हूँ। सही है, सेल्स का कंपटीशन बना लेते हैं यहाँ पर अलग से, फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट तीनों के निकाल लेंगे। तो हम एक कंपटीशन बनाएंगे, दैट इज कंपटीशन फॉर सेल्स। सही, इस तरीके का मैंने यहाँ पे लिख लेना है कि भाई मैं कंपटीशन बना रहा हूँ सेल्स का, इसको हटा लेते हैं, कंप्यूटेशन फॉर सेल्स। अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे हम, सेल्स का फार्मूला क्या होता है ये सब हटा देते हैं। सेल्स का फार्मूला होता है हमारे पास, 2 मिनट, कि अगर आपको सेल्स मालूम करनी है तो आप क्या करें, आपने जितने यूनिट सेल किए हैं, जितने यूनिट आपने सेल किए हैं, यूनिट सोल्ड, इसको मल्टीप्लाई कर लें किससे, सेलिंग प्राइस से। और सेलिंग प्राइस हमारी मेंशन है हमें क्वेश्चन के अंदर, और सेलिंग प्राइस क्या मेंशन है, 2 मिनट। ओके, तो यूनिट सोल्ड कितने हैं, पहले जाके यूनिट सोल्ड देखते हैं। तो यूनिट सोल्ड हमारे मौजूद है यहाँ पर क्वांटिटी शेड्यूल में 2850। तो हम वापस जाएंगे और यहाँ लिखेंगे कि 2850 यूनिट बेचे गए, और एक यूनिट कितने का बेचा गया है इसके लिए आप चले जाएं वहां पर अपने क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है कि एक यूनिट हमने बेचा है 5.50 का, ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 5.50 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5.5 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगी रेवेन्यू की अमाउंट, इसके लिए आप यहाँ पर 2850 को मल्टीप्लाई कर ले 5.5 से, तो देखें ये रेवेन्यू की अमाउंट आ गई 15675। ये सारे यूनिट आपने इतने के सेल किए। अब ये आपकी रेवेन्यू है, और पीछे हमने तीनों से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली, फाइफो से अलग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई हुई है, लाइफो से अलग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई हुई है, और वेटेड एवरेज से हमारी अलग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई हुई है। अब तीनों के आपको क्या निकालने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका हम पीछे देख चुके हैं, इसी कंप्यूटेशन को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। सही है, मैं इसे कंप्यूटेशन बना दूंगा, कंप्यूटेशन फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें क्या करूंगा, मैं सेल्स में से लेस कर दूंगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तरीका होता है, पिछले क्वेश्चन में ये नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने इसी वजह से करवा दिया आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे काम। तो पहले सेल्स का अमाउंट लेंगे, देखिए सेल्स का अमाउंट पीछे मौजूद है हमारे पास, तो सेल्स का अमाउंट यहाँ से उठा लेंगे, ये हमारे सेल्स का अमाउंट है। और फिर सेल्स के अमाउंट में से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रही आपकी, दिस इज द अमाउंट। इसको लेस करेंगे तो देखें हमारे पास ये जो आ रहा है ना,
इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये कंप्यूटेशन हमने एडजस्ट कर दिया। तो इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकाल के दिखाना है, सही है। अब इसी तरीके का ग्रॉस प्रॉफिट का एक कंप्यूटेशन आप लाइफो के लिए भी बनाएंगे। और लाइफो के लिए जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर दोबारा सेल्स का अमाउंट आएगा। सेल्स का अमाउंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ। फिर इसके बाद मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करनी 11425। तो देखिए इसका भी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 4250। फिर इसके बाद हम यही कंप्यूटेशन किस में बनाएंगे, हम यही कंप्यूटेशन वेटेड एवरेज के अंदर बनाएंगे। और जब वेटेड एवरेज में आप यही कंप्यूटेशन बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आप सेल्स का अमाउंट लेकर आएंगे। सेल्स का यही अमाउंट है हमारा, पीछे जो हमने लिखा हुआ है सेल्स का अमाउंट, यही सेल्स का अमाउंट होगा हमारा। इसको आप कॉपी कर लेंगे। सेल्स का अमाउंट कॉपी करने के बाद आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो लेस करनी है वो ये वाली लेस करनी है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करने के बाद देखें ये हमारा प्रॉफिट आ गया 5005। अब देखें ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कितने रीजंस की वजह से करवाया है। पहला रीजन तो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें एंडिंग यूनिट्स दिए हुए थे, यूनिट सोल्ड नहीं दिए थे। तो एक तब्दीली हमारे पास क्वांटिटी शेड्यूल में आई कि हमने यूनिट्स सोल्ड लेस करने के बजाय एंडिंग यूनिट्स को लेस करके यूनिट सोल्ड मालूम किया है। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने ये सेल्स का कंप्यूटेशन बनाया, सेल्स निकाली और तीनों कंप्यूटेशन में हमने ग्रॉस प्रॉफिट को कंप्यूट किया। अब यहाँ पर एक मैं चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको जो है ये चीज नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ डिस्कस करनी है। और वो चीज ये है कि अगर हम कंपैरिजन करें किसका, कंपैरिजन करें फाइफो, लाइफो एंड एवरेज का, चाहे पेरियोडिक में करें या परपेचुअल में करें, किसी में भी करें, तो तीन चीजें होती हैं। एक होती है हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री, एक होती है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एक होती है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। सही। अब आपको मुझे ये चीज कम्युनिकेट करनी है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बताएंगे कि जो चीज मैं पूछ रहा हूं वो क्या है। सही। अभी मैं पहले जरा आपको ये बता दूं किस तरीके से काम होगा। ये देखें आप, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 मिनट, अगर मैं आपसे ये कहूं वेट जस्ट अ मोमेंट, ये सारे ही कॉपी करने, सही हो गए, ओके। दोबारा लिख लेते हैं इसको, सही है। ओके छोड़िए, इधर लिख लेते हैं हम, जस्ट वेट। तीन चीजें होती है ना हमारे पास। पहली चीज क्या थी, एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें आपको करना ये है कि आप ये देखें अगर कि फाइफो में, लाइफो में और एवरेज में अगर आप देखें, गौर से देखें, तो इसमें एक बात है। वो बात ये है कि अगर आप देखें कि फाइफो में एंडिंग इन्वेंट्री कैसी होती है, तो फाइफो में ना एंडिंग इन्वेंट्री लाइफो और एवरेज के मुकाबले में हायर होती है। लाइफो में जो एंडिंग इन्वेंट्री आती है ना, वो फाइफो और एवरेज के लिहाज से लोअर होती है। और ये जो होती है ना, ये दरमियान में होती है। मतलब ये, इसका जो अमाउंट है ये इन दोनों के मिडिल, दरमियान में होता है। अब मैं आपको, दरमियान में मतलब इन बिटवीन होता है, इन बिटवीन कह सकते हैं हम, इन बिटवीन दैम। अब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये देखें, ये आप इधर आए, ये देखें आप, ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है ना फाइफो की,
ये एंडिंग इन्वेंट्री देखें, ये अमाउंट सबसे बड़ा होगा। लाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री देखें आप, इसका अमाउंट इससे छोटा है। ये देखें ना, ये इसकी एंडिंग इन्वेंट्री, ये लाइफो की बड़ी है और इसकी लाइफो की छोटी है और फाइफो की बड़ी है। और अगर आप उसमें देखें वेटेड एवरेज में, तो उसकी इन्वेंट्री जो निकली है 106770, ये भी जो है हमारी इसकी इन्वेंट्री से कम होती है। 2 मिनट ठहरिए जरा, इसकी इन्वेंट्री का ये रही 4305। 4305 जो इन्वेंट्री है ना इसकी, ये इसकी इन्वेंट्री से कम है 4305। तो तीनों इन्वेंट्रीज के अमाउंट अगर मैं यहाँ लिखूँ ना कंपैरिजन में, तो आपको दिखेगा कि यार भाई तीनों की इन्वेंट्री के अमाउंट डिफरेंट है, और सबसे ज्यादा इन्वेंट्री किसकी है? फाइफो की है। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना सबसे लोअर होती है फाइफो की, सबसे हायर होती है किसकी? लाइफो की, और इसकी इन बिटवीन, इसकी तीनों चीजें इन बिटवीन होती है। अब प्रॉफिट में आप जाएंगे ना, सबसे हायर प्रॉफिट किसका होता है? फाइफो का। और सबसे लोअर प्रॉफिट किसका होता है? लाइफो का। ये कंपैरिजन है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका रीजन मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में कि ऐसा क्यों होता है। यानी सबसे ज्यादा जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है और सबसे ज्यादा इन्वेंट्री आ रही है, वो लाइफो की क्यों आ रही है, फाइफो की क्यों आ रही है सबसे ज्यादा इन्वेंट्री हमारे पास, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी फाइफो का आ रहा है, और सबसे कम इन्वेंट्री लाइफो की आ रही है, और सबसे कम ग्रॉस प्रॉफिट भी लाइफो का आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप बताएंगे। सही। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखें, अगर आप यहां पर चीज गौर करें ना, एक और चीज गौर करें, तो ये है कि आपके क्वांटिटी शेड्यूल में ना प्राइसेस लगातार बढ़ रही है। देखें आप, प्राइसेस लगातार बढ़ रही है। तो ये जो चीज है ना, ये मैंने आपको बताई है कि सबसे ज्यादा जो ग्रॉस प्रॉफिट है और सबसे ज्यादा इन्वेंट्री जो है वो किसकी आती है? वो आती है फाइफो की। वो जब आएंगी जब प्राइसेस आर कॉन्सिस्टेंटली राइजिंग, कॉन्सिस्टेंटली राइजिंग। अगर प्राइसेस लगातार बढ़ रही है ना, तो ऐसी चीज होगी। लेकिन अगर प्राइसेस लगातार बढ़ नहीं रही, तो ये चीज नहीं होगी फिर। सही है। तो इस चीज को आप मुझे बताएंगे रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइसेस जब लगातार बढ़े। हाँ, प्राइसेस लगातार बढ़ रही है तो फाइफो में सबसे ज्यादा एंडिंग इन्वेंट्री और सबसे ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यू विल टेल मी। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे ये बताएंगे। लेकिन अगर प्राइसेस लगातार कम हो रही हो, तो फिर इसका उल्टा हिसाब किताब हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ यही चीज, कि अगर प्राइसेस जो है वो लगातार कम होना, तो इसका उल्टा काम हो जाएगा, फॉलिंग। अगर प्राइस लगातार फॉल हो रही होंगी, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाली चीज जो है वो यहाँ आ जाएगी। यानी सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट आएगा ना, फिर वो लाइफो का आएगा, और सबसे कम प्रॉफिट जो आएगा वो किसका आएगा? फाइफो का आएगा। और अब यहाँ पर ना इन्हीं इसी चीज को ना मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको बना के भी दिखा देता हूँ। हमारे क्वेश्चन में क्योंकि लगातार प्राइसेस बढ़ रही है, तो ये ऊपर वाला केस बनेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। अब गौर से देखिएगा आप, ये अमाउंट मैं चेंज कर रहा हूँ, अमाउंट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अभी मुझे एंडिंग इन्वेंट्री किसकी लेनी है? फाइफो की। ये फाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। फाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ये फाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। सही है। अब मैं लाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री ले लेता हूँ, फिर आप कंपैरिजन खुद ही कर लीजिएगा जो मैंने कहा है वो है या नहीं। लाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो ये यहाँ पर आ जाएगी। ये लाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री है। सही है। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। अब मैं एवरेज की एंडिंग इन्वेंट्री ले लेता हूँ, और एवरेज की एंडिंग इन्वेंट्री ये रही हमारी। सही है। अब आप खुद देख लें इन तीनों में सबसे ज्यादा एंडिंग इन्वेंट्री किसकी है? फाइफो की। और सबसे कम किसकी है? लाइफो की। इसकी इन बिटवीन आ गई। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखें, मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले फाइफो का कॉपी कर लेते हैं। ये फाइफो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। फिर लाइफो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉपी कर लेते हैं, तो लाइफो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये रहा लाइफो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर एवरेज का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉपी कर लेते हैं, और ये एवरेज का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब आप खुद देखें, सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसका आ रहा है? लाइफो का। और यहाँ मैंने यही बोला है कि हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसका आता है? लाइफो का। और सबसे कम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइफो का आ रहा है, और यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट भी कॉपी करके दे देता हूं आपको। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया लाइफो का, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया किसका, फाइफो का। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट किसका आ जाएगा हमारे पास, एवरेज का। तीनों ग्रॉस प्रॉफिट हमने कॉपी कर दी। सही, अब आप देखें सबसे ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट किसका आ रहा है, फाइफो का। इन तीनों को कंपेयर कर लें आप, और इसका दरमियान में आ रहा है और इसका कम आ रहा है। तो इसका रीजन आप बताएंगे, ये जो मैंने लिखा है ना पूरा, ये आप मुझे इसका रीजन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्योंकि हम स्टार्ट ही इसी से करेंगे कि अगर प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं तो ऐसा रिलेशनशिप आएगा, ये वाला ऊपर वाला, और प्राइसेस लगातार कम हो रही है तो ऐसा रिलेशनशिप आएगा। बहरहाल इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, एक तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि अगर यूनिट एंडिंग यूनिट्स दिए हुए हैं तो यूनिट होल्ड कैसे निकालते हैं। और दूसरा भी मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको कंप्यूट करवा दिया, और ये रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है। तो ये रिलेशनशिप आप लोग मुझे बताएंगे कि फाइफो की इन्वेंट्री और फाइफो का ग्रॉस प्रॉफिट लाइफो के मुकाबले में ज्यादा क्यों होता है, और फाइफो की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो लाइफो के मुकाबले में कम क्यों होती है व्हेन प्राइसेस आर कंसिस्टेंटली राइजिंग। सही है, ये चीज आपको मुझे बतानी है। जज़ाकल्लाह, इसको लाजमी आप गौर से देखें, कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।